हाँ भाई, नमस्कार सभी को। एक बार सभी अपने मिलने मिलने वालों तक शेयर कर दो इसको, ताकि वो भी जुड़ जाए। फिर आंसर की शुरू करते हैं और बताओ देगा पेपर कैसा रहा, कैसा लेवल था। 2-5 मिनट बात कर लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे। हाँ, आवाज आवाज आ रही है सही? शेयर करो जल्दी जल्दी। और बताओ देगा एक बार सभी कमेंट करो पेपर कैसा हुआ। मुझे नहीं लगता है कि भाई जो पढ़ाया था उससे बाहर कुछ भी आया हो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। सारा का सारा मैटर पढ़ाया हुआ था। तो एक बार फटाफट फटाफट कमेंट कर दो बेटा, फिर शुरू करते हैं। कमेंट आ रही? अब आया है। हाँ, सब कह रहे हैं भाई अच्छा हुआ है ना। गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। हाँ, नमस्ते बेटा, नमस्ते। एक बार और शेयर कर दो सब तक, सब जुड़ जाए। फिर शुरू करते हैं और आराम से पेपर मिलाना है। ऐसा कोई पेपर ही नहीं है कि आपको टेंशन लेनी पड़े। जो आपको पढ़ाया है उसका तो बहुत आसान है, बिल्कुल बिल्कुल आसान पेपर आया है। हाँ, शेयर कर दो बेटा, एक बार शेयर कर दो, है ना। 2 मिनट में क्लास शुरू करते हैं फिर। चलो शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन था कि यदि एक निश्चित कुट में नाम को MZLD कहा जाता है तो PEON को क्या कहेंगे? तो बेटा इसका जो आंसर रहेगा, आपके आंसर रहने वाला है ए। क्या आएगा? ए आंसर आएगा। अब फटाफट कमेंट करो ए किस किसने किया है। हाँ, जय श्री कृष्णा बेटा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में जो आपको पूछा गया था कि आरती की माँ वरुण की बेटी, बहन की बेटी है, तो वरुण की माँ आरती की माँ से कैसे संबंधित है? तो बेटा ये दोनों वरुण और उसकी माँ भाई बहन होंगे, और ये उसकी बेटी है, तो इसकी मम्मी इसके नानी लगेगी। क्या लगेगी? नानी लगेगी। आज ज्यादा विस्तार से ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। हाँ, सुनील कह रहा है भाई मेरा नाम सुनील भाटी है। आपकी इसके अंदर सी है, इसमें क्यू है और इसमें एच है, तो सबसे लास्ट में कौन आएगा? टी आएगा, क्योंकि 20 नंबर पे आता है। चलो आगे चलते हैं। फिर उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है? राजस्थान, पंजाब, बिहार और दिल्ली, ये बाकी राज्य है, और दिल्ली है जो केंद्र शासित प्रदेश है बेटा। आगे इसकी बात करें तो इसमें 6 का, 8 का, 10 का, 12 का, 14 का गेप आ रहा है, तो 107 आंसर रह जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करें कि 31 दिनों वाले एक महीने में तीसरा गुरुवार 16 तारीख को आता है, तो बेटा इसके बाद में 7 जोड़ दो, 23 को आएगा, और फिर उसके बाद में 7 जोड़ोगे तो गुरुवार 23 को आएगा। वो 31 की पूछ रहा है, तो 31 को शुक्रवार आएगा। सीता, गीता सीता से बड़ी है, शीला गीता से बड़ी है, मालती शीला और सीता से बड़ी है। इन सब में सबसे बड़ी कौन है? इनको जमाओगे तो सबसे बड़ी आएगी मालती। ये अपने स्टूडेंट का पेपर है और बहुत अच्छा पेपर दिया है इसने। चलो आगे की बात करते हैं। तो कौन सा शब्द दूसरों से अलग है? बेटा इंच, सेंटीमीटर, गज, ये सब लंबाई नापने के इकाई है, तो इसमें ओज अलग आ जाएगा। और आगे हम बात करें 10वें क्वेश्चन की, तो अगर इसके बात करें
तो इसमें देखोगे फर्स्ट जो आकृति है सेकंड वाले में बाहर की हटा दी गई है, आप भी इसमें से बाहर की हटा दोगे तो आंसर रहेगा डी। फिर हम बात करते हैं कि साधारण ब्याज पूछा गया था। इसमें क्या पूछा है आपको, 4 साल का 18% की दर से 5,000 का साधारण ब्याज पूछा गया था। सबको गुणा करके अगर 100 का भाग दोगे बेटा तो 3600 आंसर आ जाएगा। यह आपको क्लास में पढ़ा रखा था। जूम करो बेटा, जूम काफी अच्छा दिख रहा है जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है। चलो आगे चलते हैं। 4 वर्ष पहले अमन और भाभी की औसत आयु 18 थी। इस क्वेश्चन को बेटा साइड में रखते हैं। मुझे कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में कोई कमी लगी है, जो आंसर आना चाहिए था वो मुझे ऑप्शन में दिखाई नहीं दिया है। थोड़ी देर बाद में इसको फिर से बात करेंगे। आगे का क्या एकल परिवार संयुक्त परिवारों से बेहतर है, तो इसमें नहीं। संयुक्त परिवार सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और काम में बोझ भी कम करते हैं, तो इसका जो आंसर आने वाला है वो स्पष्ट ही आएगा। अगर हम आगे की बात करें तो 13वें क्वेश्चन का आंसर सी रहने वाला है बेटा। क्या रहेगा, सी रहेगा। और मैं आगे बात करूं तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आरंभ से 13 और अंत से 14, मेरा 13 और 27 में से घटाओगे तो 14, कौन आ जाएगा बेटा, एम आ जाएगा। फिर बात करें इनमें से विषम कौन है, तो ईमानदार, उचित, न्याय, पॉजिटिव है, पक्षपात अलग आ जाएगा बेटा इसमें। फिर आगे बात करें इनके कोड पूछ रहा था, वो कुछ नहीं कर रहा था, इनको जोड़ के एक अंक बना रहा था। जैसे 3 का 3, 8 का 8, 1 का 1, 12 थे तो 12 को जोड़ के 3 कर दिया, 11 थे तो उनको जोड़ के 2 कर दिया। उसी प्रकार आप इन सबको जोड़ोगे तो 2, 6, 1, 9 और 4 आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा बेटा आपका। फिर हम बात करें तो इसमें क्या आएगा, तो बेटा ये इसका आधा है, ये इसका आधा, इसका आधा और करोगे तो 1/8 आंसर आ जाएगा। अगर मैं बात करूं राहुल और सोहन दोनों की आयु प्रेजेंट टाइम में 5 और 9 है, तो कितने वर्ष बाद 24 हो जाएगी, तो बेटा अभी 14 है, दोनों में 5-5 बढ़ जाएगा, 10 बढ़ते ही 24 हो जाएगी। फिर आगे बात करें इनमें विषम कौन सी है, आप यहां देखोगे इसकी आकृति यहां से शुरू है, ये यहां से शुरू है, इसमें भी एक ऐसा है, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस पॉइंट से शुरू हो रहा हो, इसीलिए आंसर रह जाएगा आपका सी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष है, लीप ईयर पूछा था, आपको बता रखा है कि जो भी लीप ईयर होगा, जो भी लीप ईयर होगा उसके अंदर आप क्या करोगे, 4 का भाग देते हो, और लीप शताब्दी की बात करें तो 400 का भाग दिलवाता है, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका सी। बहुत बढ़िया पेपर है बेटा, बहुत शानदार पेपर आया है। आगे इनको जमाना है, इनको जब आप जमाओगे व्यवस्थित कर, मैं अवरोही की बात कर रहा है, बड़ा वाला पहले आएगा, तो इसके अंदर आपका आंसर रहने वाला है बी। इसके देखोगे आप, इनमें अंतर देखो, 1 का अंतर है, फिर दोनों में 1 का अंतर है, 13 का 1 का है, 13 का 1 की सीरीज आ रही है, तो 27 में से अगर आप 13 कम करोगे तो आंसर आ जाएगा 14। यदि फुटबॉल को हॉकी कहे, हॉकी को बास्केटबॉल कहे, बास्केटबॉल को क्रिकेट, क्रिकेट को कबड्डी कहे, तो मेजर ध्यानचंद, आपको यहाँ अगर पता है कि मेजर ध्यानचंद किस खेल के खिलाड़ी है तो ही ये क्वेश्चन आपका सही होगा। और ये हॉकी के जादूगर कहलाते हैं बेटा। इन्होंने इंडिया में हॉकी को ऐसे मान लो जन्मदाता है, हॉकी के भगवान है ये, तो क्या आ जाएगा, इन्होंने हॉकी को क्या कहा है, बास्केटबॉल, तो ये आंसर रहने वाला है बेटा बास्केटबॉल। इसने कहा आर का घर एम के घर के सामने है, आर अगर उसके घर जाएगा बेटा, आर उत्तर पूर्व की ओर जाता है तब एम के घर पहुंचता है, तो एम को आना होगा तो वो किधर आएगा बेटा, वो दक्षिण पश्चिम की ओर आएगा। यहां बात करें 6 से गुणा कर रहा है सबको, देखो 6 पंजे 30, 3 छंग 18, 7 छंग 42, तो 9 छंगाड़ी 54 आंसर आएगा बेटा। इसमें कितना आंसर आएगा, 54 आंसर आ जाएगा। बंदूक से गोली निकलती है, चिमनी से बेटा धुआं निकलेगा। इनको अगर आप क्रम में जमाओगे, व्यवस्थित करोगे, तो आपके सामने बी वाला आंसर सही रहेगा बेटा। आराम से आप जमा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, एनओ ओएनओ सब में दिया गया, उसके बाद में आराम से जम जाएगा। इसकी बात करूं, बाकी 3 आकृतियां बंद है, ये आकृति बंद नहीं है, तो आंसर आपका ये वाला रह जाएगा बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक पुरुष, महिला और शिक्षक, ये क्लास का ही क्वेश्चन है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, सी वाला आ जाएगा बेटा। अगर मैं इसकी बात करूं
कि यदि सप्ताह के 6 दिनों के लिए 10 श्रमिकों की मजदूरी 1200 रुपए, तो बेटा एक दिन की मजदूरी कितनी है? 200 रुपए है। और 10 मजदूर है तो एक को कितने मिल रहे हैं? 20 रुपए। इसने कहा 4 की कितनी होगी? एक के 20 है तो 4 के 80 आ जाएंगे बेटा। इसके अंदर देखो, इसने यहाँ ए ले लिया और यहाँ ए सी ले लिया, तो बी वाला आंसर हो जाएगा, ए बी वाला उल्टा हो जाएगा बेटा। एक आयताकार मैदान की जो भुजा है वो 16 है और विकर्ण 20 है, दोनों को निकालोगे आप तो आपको एक भुजा और निकल के आएगी 12, और 12 इंटू 16 करोगे तो बेटा आंसर रहेगा 192। एक घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य, अरे ये तो खूब लपकाया हुआ है, आराम से करवाया हुआ है क्वेश्चन तो। फिर देखो, जहाज को कप्तान चलाता है, समाचार पत्र को कौन चलाएगा? संपादक चलाएगा। सुरेंद्र सीधा खड़ा होकर सूर्योदय को देख रहा है, बताओ उसका दाहिना हाथ किधर होगा? बेटा सुबह का समय है, सूर्य की तरफ देख रहा है तो दाहिना हाथ दक्षिण में ही तो होगा, ये तो लिखवा ही रखा है। इसको अगर आप हल करोगे तो पहले क्या कर रहा है? 7 जोड़ रहा है, फिर क्या कर रहा है? इसमें से घटा रहा है वापस 9, तो आप भी 7 जोड़ दो, ये आ जाएगा 26 वाला आंसर सही रहेगा बेटा इसमें। इसको देखो, चंद्रमा क्या एक उपग्रह है, तो पृथ्वी क्या है बेटा? ग्रह है एक। एक घड़ी 3:30 बजे का समय दिखाती है, 1 मिनट की सुई हर घंटे में 2 मिनट आगे बढ़ रही है, हर घंटे में 2 मिनट। सुबह 4 बजे का पूछा है, टोटल 12:30 का पूछा है, 1 घंटे में 2 मिनट, 12:30 में बेटा उसमें मिस्टेक हो जाएगी 25 मिनट की। अगर आप इसको जमाओगे तो पहले सुबह उठना है, फिर मुंह धोना है, फिर दांत साफ करना है, फिर स्नान करना है। अगर ये भी गलत है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है बेटा। जूता किससे बनता है? चमड़ा से बनता है। तो रबड़ किससे बनता है? लेटेक्स से बनता है। देखो, एक व्यक्ति की जीवनी होती है तो किसी राष्ट्र का क्या होता है? इतिहास होता है बेटा। क्या होता है? इतिहास होता है। आगे चले, इन दोनों को अगर आप गुणा करोगे तो आपके सामने ये 44 का वर्ग निकल के आएगा। अक्स को अक्स से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों को आपस में गुणा करोगे 144 का वर्ग निकल के आएगा बेटा। देखो, निम्न 4 में से कोई 3 अंक असम्मान, असम्मान पूछ रहा है, ये 7 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये 9 का वर्ग है, ये अलग है, सीधी सी बात है, ये कोई वर्ग नहीं है। इनमें पूछ रहा है ये तीनों कलर के नाम है और रंग खुद ही एक रंग है, ये अलग हो जाएगा। निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन? इनमें आपस में जब आप भाग दोगे तो ये 0.65 के आसपास आएगी, ये वाली सही रह जाएगी बेटा। आगे बात करें, इन दोनों की उम्र पिता पुत्र की आयु 3 गुणी है, और 5 वर्ष बाद क्या हो जाती है? 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना, पुत्र की आयु के 5 गुना के। आराम से बाद वाले अनुपातों का अंतर इंटू वज्र गुणा का अंतर इंटू समय का अंतर लगाओगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करें, इसका उल्टा पूछ रहा था, कई मैंने समझाया भी था कि आपके पास एक छोटी सी गड़बड़ करेगा। अगर किसी ने सी कर दिया होगा तो ये डी देखो ऐसे दिखेगा क्या? नहीं, डी ऐसे दिखेगा बेटा, आंसर होगा डी। इसकी बात करें तो ये क्या होगा? सबसे पहले आप कहीं जाओगे, उसके बाद में क्या करोगे? अपना परिचय दोगे, फिर उसके बाद चर्चा होगी, फिर आप प्रस्तुति करोगे, फिर अनुशंसा होगी। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसको भी थोड़ा अभी देखते हैं, बाद में देखेंगे इसको। अगर हम बात करें कि श्रृंखला में कौन सा विलुप्त है, तो इसके अंदर आप निकालोगे तो 5 से गुणा करना है, क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अब सभी एक बार बताना कैसा रहा आपका पेपर। सारे के सारे आंसर बता दिए और किस किस के रीजनिंग में कितने सही रहे। हाँ बताओ भाई, बताओ, देखो फटाफट बताओ। चलो, अब आपके सामने जो अगले क्वेश्चन आ रहे हैं, अगले क्वेश्चन आएंगे बेटा जीके के, और जीके के क्वेश्चन लेकर आपके सामने आ रहे हैं अमर सिंह जी सर। चलो आ जाओ सर।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? कैसा गया पेपर? हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि नोट्स के बाहर कुछ भी नहीं गया है और आप सभी ने पेपर बहुत अच्छा किया होगा। संख्या कैसे कम होगी? ऐसे मत करो यार। वेलकम, आपका भी वेलकम भाई। नमस्ते नमस्ते, सभी को नमस्ते। कैसा गया पेपर? जीके इतनी इजी जिंदगी में जीके कहीं नहीं देखी मैंने। इतनी इजी जीके आई है और उसमें भी अगर आप गलत करके आए हो। अच्छा गया निधि कुमावत जी। अच्छा, कमेंट्स के जवाब तो देते जाओ। निर्मा कटी करेगी सर, इस क्लास को ग्रुप में सेंड कर देना। हाँ, अभी ग्रुप में ही चल रही है और क्या है। अब बच्चे जुड़ नहीं रहे, या तो डर से नहीं जुड़ रहे हैं या फिर अभी रास्ते में ही चल रहे हैं, बारिश का मौसम हो रहा है तो बच्चे कहीं रुक रहे होंगे जी। अब परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत इजी पेपर था, आपका सिलेक्शन होगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और आपको भी पेपर देने के बाद में पता लग गया होगा वैसे तो जी। देख लेते हैं, चलो। पहला क्वेश्चन जो है जीके का आपके सामने, वो देखिए। राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की क्रमशः संख्या है। लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें एससी के लिए फिक्स की गई है कि उन सीटों पे हर बार जो है, चाहे कोई सी पार्टी हो, ठीक है, वो कैंडिडेट जो उतारेगी वो किसका उतारेगी? एससी कैटेगरी का उतारेगी। हाँ, तो लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की क्रमशः संख्या अगर देखी जाए एससी की, तो वो दोस्तों रहने वाली है 4 और 34। इसका राइट आंसर रहने वाला ए। लोकसभा के अंदर एससी के 4 कैंडिडेट जो है वो मैदान में उतरेंगे और विधानसभा चुनाव के अंदर जो है कितने के एमएलए जो है वो 34 जो है एससी के चुने जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। आप भी कमेंट करके बताओ भाई कि किसने इसका आंसर ए किया है। कोई बात नहीं सुनील भाई, अगर आपके पसंद इतने ही ज्यादा लवली सर है तो कोई बात नहीं, मैं वापस बुलाऊंगा अभी मेरे बाद में उनको। हाँ, आप डटे रहो मैदान के अंदर, बिल्कुल वापस आएंगे वो हिंदी की क्लास और टीचिंग जो मेथड है, एप्टीट्यूड है, उनकी क्लास लेके आएंगे। निराश मत हो आप, है ना, दिल लड़का ना करना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी हुई गतिविधियों पर निर्भर है? कृषि और कृषि से संबंधित जितने भी उद्योग धंधे हैं या जितने भी जो एक्टिविटीज होती है कृषि से संबंधित, उन पर जो कुल कार्यशील जनसंख्या है उनका कब तक कितना जो है प्रतिशत निर्भर करता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला दोस्तों वो होने वाला है डी। 62% जो है ऐसी जनसंख्या है जो कृषि और कृषि पर आधारित जो भी कार्यशील गतिविधियां हैं उन पर। हाँ जी, खमागणी, बिल्कुल। श्रीकांत, श्री किशन जाट। अच्छा, ललिता मीणा कह रही है सर जी ढंग से नहीं दिख रहा है। बेटा हमारे भी तो इसमें मोबाइल में ही चल रहा है, हमें सही दिख रहा है। एक काम कीजिए, आप मोबाइल को आड़ा कीजिए, हाँ, और फुल स्क्रीन पे देखो इसको। संजीत कुमार सर, आप भी बहुत अच्छे गुरुजी हो। नहीं भाई, गुरुजी वाले लक्षण तो अपने अंदर दिखते नहीं है वैसे तो। अब आप इतना सम्मान देते हो तो हमें भी थोड़ी सी खुशी हो जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नांकित में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है? कुंवारा किला, जी हाँ दोस्तों, कुंवारा किला जो है, अरविंद सुमन गुड इवनिंग। हाँ, कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से भी जाना जाता है? और दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो आप कमेंट करके बताओ देख एक बार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
अच्छा, आप रेट की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान जीके देखना है, तो कोई बात नहीं जी, बिल्कुल आप जुड़े रहो। बहुत इजी जीके हैं, वैसे उम्मीद करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चन आएंगे। संजीत कुमार कह रहा है ए, बिल्कुल भाई, इसका जो राइट आंसर रहने वाला, कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है? बाला किला। और ये सटीक आंसर है, ध्यान रख लेना। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है आप सोचो कि भाई, बिल्कुल रामकन्या जहांगीर, गुड इवनिंग। हाँ जी, बाला किला है जो है कुंवारा किला के नाम से भी। हाँ, अगर आपको आंसर आता हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताओ। बिल्कुल रामकन्या जहांगीर, मैं बहुत दिनों बाद आया हूं क्योंकि थोड़ी सी तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी, और आज भी मैं बूंदी से आया हूं, इसलिए क्लास लेट हुई है हमारी स्टार्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है भाई? शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है? जी हाँ, इसके ऑप्शन है ए 8वीं, बी 6वीं, सी 11वीं, और बी डी में है जो 12वीं। बताओ भाई, देख इसका आंसर बताओ, देख आप, अगर आपने किया तो अरविंद सुमन ए, महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस जो रचना है कौन सी शताब्दी में हुई है? बिल्कुल अरविंद सुमन, दिल जीत लिया आपने भाई। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो ए रहने वाला है। 8वीं शताब्दी के अंदर इसका जो है रचना की जाती है, किसके द्वारा? कवि माघ के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज्यादा धर्मावलंबी है, यानी राजस्थान के अंदर 2011 की जनगणना की बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग तीसरे नंबर पे जो है कौन सा धर्म आता है भाई? ठीक है दोस्तों, जैन, सिख, मुस्लिम और ईसाई। अच्छा, आपका नाम सुमन जाट है, भीलवाड़ा से हो। कोई बात नहीं सुमन जी, बिल्कुल आपके हौसले को भाई साहब नमस्कार करता हूं मैं कि 10 साल बाद आपने वापस पढ़ाई शुरू की है, और आपके 2 बेटियां भी है, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कनकावती के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। जी देखिए, इसका आंसर 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज्यादा धर्मावलंबी जो है वो है सिख। कौन है भाई? सिख, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो राजस्थान के अंदर कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? आप अनुच्छेद को ही भूल जाओ, इतना याद करो कि राजस्थान के अंदर कितनी बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। जी जय खुशीराम, निधि कुमार जैन गलत है, ध्यान रखना। देखिए भाई, कितनी बार राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो वो किया गया है 4 बार। कितनी बार किया गया है? 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया राजस्थान के अंदर। हाँ जी बिल्कुल सुमन जाट 4, बिल्कुल हाँ। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो देखिए, निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी? और मैं जब भी 18 स्तंभ की क्रांति पढ़ाता हूं तब मैं बताता हूं क्लास के अंदर कि अंग्रेजों के द्वारा राजस्थान के अंदर कितनी सैनिक छावनियां स्थापित की गई थी? 6, और 6 के 6 नाम बताते हैं, उनमें से 2 में क्रांति नहीं होती है, और आपको उन 6 में से ढूंढना है कि कहां कहां क्रांति छावनियां थी और कहां नहीं थी। तो देखिए, पहला नीमच, बी देवली, सी नसीराबाद एंड डी शाहपुरा। तो सीधा सीधा इसके अंदर आपको आंसर पता लग रहा है कि इसका जो राइट आंसर है जो वो रहेगा डी, शाहपुरा के अंदर कोई सैनिक छावनी नहीं थी। बेस्ट था पेपर विद्या पालीवाल, हाँ जी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा के ऊपर एक रेलवे स्टेशन है दोस्तों। अगर उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ट्रेन का अगर इंजन राजस्थान में है तो उसका जो अंतिम जो गार्ड्स वाला डिब्बा होता है वो मध्य प्रदेश के अंदर रहता है, और अगर मध्य प्रदेश के जो रेलवे स्टेशन है उसके अंदर अगर इंजन जाता है तो जो पीछे वाला जो गार्ड्स का डिब्बा होता है वो राजस्थान के अंदर रहता है। तो दोनों राज्यों की सीमा के ऊपर है, और दोस्तों उसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो अगर आप बता रहे हो तो मैं थोड़ा इंतजार करूं, नहीं तो मैं आंसर बताऊं। अच्छा, डी इसका आंसर,
बी नहीं है भाई, ध्यान रख लेना। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम है भवानी मंडी। डी इसका राइट आंसर रहने वाला भाई। कौन सा रहने वाला है? भवानी मंडी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है? मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है मानसिंह, जयसिंह, भगवंत दास और भारमल। बताइए भाई। निम्नलिखित में से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है भाई दोस्तों? तो मैं अगर आपको बताऊं, वैसे तो इस क्वेश्चन पे डाउट हो चुका है और अगर चाहे तो ये क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है, क्योंकि अकबर ने मानसिंह को फरजंद और मिर्जा राजा दोनों की उपाधि दी थी और मिर्जा राजा जयसिंह को भी कहते हैं भाई। ठीक है, तो इसके अंदर जो ऑप्शन है वो भी, ये भी सही हो रहा है और ये भी सही हो रहा है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आपके बोनस वाला हो सकता है। जी, आप वैसे हिस्ट्री के अंदर मिर्जा राजा जयसिंह ही पढ़ते आए हो, लेकिन उपाधि जो अकबर ने मान सिंह को भी दी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अलवर, मेवाती, झुंझुनू, शेखावाटी, भरतपुर, ढूंढाड़ी, झालावाड़, हाडोती। जी हाँ दोस्तों, अलवर जो है इसके अंदर सेक्टर की बात की है तो भी मेवात सेक्टर में आता है और बोली मेवाती है। झुंझुनू में जो अगर बात की जाए तो शेखावाटी सेक्टर के अंदर है। ठीक है, और झालावाड़ जो है हाडोती सेक्टर के अंदर है। लेकिन भरतपुर की अगर बात करें तो न तो ढूंढाड़ प्रदेश में आता है, न यहाँ ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो युग्म सही नहीं है, इसका राइट आंसर रहने वाला है सी, भरतपुर। कौन सा रहने वाला है? भरतपुर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? बहुत इजी क्वेश्चन है। राजस्थान का कौन सा भाग जो है रेगिस्तान है? वो है भाई सी, पश्चिमी भाग। कौन सा है? पश्चिमी। राजस्थान के अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं स्थित है? कोलवी की गुफाएं स्थित है किस जिले के अंदर? हनुमानगढ़, भरतपुर, जालोर और झालावाड़। बिल्कुल 62 के अंदर जो इसका आंसर, राइट आंसर रहने वाला दोस्तों, वो रहने वाला डी, झालावाड़ के अंदर जो है कोलवी की गुफाएं स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है? गणगौर का त्योहार राजस्थान के अंदर कब मनाया जाता है भाई दोस्तों? ये भी आपको आना चाहिए। खुशबू सैनी, गुड इवनिंग। तो गणगौर का जो त्योहार मनाया जाता है राजस्थान के अंदर, वो मनाया जाता है चैत्र के अंदर। कौन से महीने में मनाया जाता है? चैत्र के अंदर मनाया जाता है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंध रखता है? यानी कि बम नृत्य, इन ऑप्शन में से आपको निकट वाला जिला जो है वो ढूंढना है कि बम नृत्य का संबंध कौन से जिलों से है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है और इसके अंदर भी आपको साफ साफ दिख रहा था बम नृत्य। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है डी, अलवर और भरतपुर के अंदर यह नृत्य किया जाता है भाई, बम नृत्य। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं? महात्मा गांधी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है राजस्थान के अंदर? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों वो रहने वाला बी, जमनालाल बजाज को जो है क्या कहा जाता है? गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का आरंभ कहां से हुआ था? राजस्थान के अंदर 1857 की जो क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था, यह कहां से प्रारंभ होता है? विद्या पालीवाल, आप उदयपुर से हो? जी हाँ बिल्कुल, मैं आपका कनकावती के डिजिटल प्लेटफॉर्म से और कनकावती की नगरी से मैं आपको जो है हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय वन कहां पाया जाता है? राजस्थान के अंदर उष्ण कटिबंधीय वन जो है वो कहां पाया जाता है? कोटा, बूंदी,
बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अलवर, भरतपुर, जोधपुर और जैसलमेर। हरलाल कुमाऊं तो आपके सभी सही है, धन्यवाद के पात्र हो आप, बिल्कुल। 7 के अलावा जी। राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय वन जो पाए जाते हैं वो कौन से इलाके के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर रहने वाला बी, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर जो वन पाए जाते हैं वो कौन से वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं दोस्तों। और उष्ण कटिबंधीय वन के अगर बात करूं, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन या पूछ लेते तब आपको जो है पश्चिमी राजस्थान की ओर जाना पड़ता। अगले क्वेश्चन की बात कीजिए, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं था? राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, राजस्थान ज्योति और तरुण राजस्थान। जी, कौन सा समाचार पत्र है जिसका संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं था? राजस्थान केसरी से है, नवीन राजस्थान से है, तरुण राजस्थान से है, राजस्थान ज्योति से इनका कोई संबंध नहीं है भाई, ध्यान रख लेना। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पद का निर्वहन भैरव सिंह शेखावत ने नहीं किया है? यानी कि भैरव सिंह शेखावत, ये जो ऑप्शन आपके सामने पड़े हैं इनमें से कौन से पद पर नहीं रहे हैं ये आपको बताना है। राधे राधे पिंकी वर्मा, गुड इवनिंग। तो निम्नलिखित में से किस पद का निर्वहन भैरव सिंह शेखावत ने नहीं किया है? भारत के उपराष्ट्रपति, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष, राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। जी बताइए भाई, इसका आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों वो रहने वाला है डी। राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नहीं चुने गए हैं, बाकी ये उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं भाई, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है? राजस्थान से ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गमन नहीं होता है दोस्तों? तो सीधा सा क्वेश्चन है, बनास का होता है, बाणगंगा का होता है, बांडी का होता है, काली सिंध का नहीं होता भाई। किसका नहीं होता है? काली सिंध का। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो रहने वाला सी, काली सिंध। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो राजस्थान के मंत्री परिषद के अंदर टोटल कितने सदस्य चुन सकते हो आप? अधिकतम संख्या पूछी गई है यहां पर। बिल्कुल खुशबू, धन्यवाद आपका। जी, भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने सदस्य रह सकते हैं? तो वो रह सकते हैं भाई साहब 30। तो इसका राइट आंसर रहने वाला सी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहां स्थापित किया गया था? राजस्थान के अंदर पहला सीमेंट कारखाना कहां स्थापित किया गया था भाई? राजस्थान के अंदर पहला जो सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था वो किया गया था लाखेरी, बूंदी के अंदर। कहां किया गया था? लाखेरी, बूंदी के अंदर इसका राइट आंसर रहने वाला भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध है। सामेला प्रथा जन्म से संबंध रखती है, मृत्यु से रखती है, तलाक से रखती है, विवाह से रखती है। ठीक है दोस्तों, हाँ ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको आया होगा। इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों वो रहने वाला है विवाह से। किससे संबंध रखता है? विवाह से संबंध रखता है भाई। बादल महल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ध्यान रख लेना भाई। तो ये कौन से बादल महल की विशेषताएं हैं? ये विशेषताएं देखकर आपको पूछा गया, आपको नहीं पूछा गया कि ये बादल महल कहां का है। तो ये बादल महल जो दोस्तों है ये डूंगरपुर का है। कहां का है? डूंगरपुर का, ध्यान रख लेना। डूंगरपुर का जो बादल महल है उसका निर्माण परेवा या लाजवर्त पत्थर से हुआ है, बिल्कुल हुआ है। यह गेप सागर झील के किनारे पर स्थित है। यह राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है, यह भी बिल्कुल है। और यह उदयपुर का शानदार महल है, उदयपुर का नहीं है भाई। उदयपुर के अगर बादल महल की बात करते हैं तो मेवाड़ के अंदर बादल महल, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर था, कटारगढ़ के अंदर है बादल महल, ध्यान रख लेना। हाँ ठीक है दोस्तों, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो वो डी नहीं है। 74 का जो आंसर राइट रहने वाला वो डी रहने वाला है जी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है। शुष्क जलवायु,
पहले बात तो ये दोस्तों आपको यही पता लग गया होगा कि शुष्क जलवायु भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर में पाई जाती है क्या? नहीं पाई जाती है। तो इसका मतलब सही नहीं है, तो आगे आपको बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो ए रहने वाला है, ध्यान रख लेना भाई दोस्तों। हाँ, अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर को चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है? चूहों का मंदिर राजस्थान के अंदर कहां पर है दोस्तों? जानते हो आप अच्छी तरीके से? हाँ जी, बिल्कुल सुमन जाट, आप डूंगरपुर बता रहे थे, बिल्कुल। हाँ, निम्नलिखित में से किस मंदिर को चूहों का मंदिर कहा जाता है राजस्थान का? ऐसा कौन सा मंदिर है दोस्तों? तो वो है करणी माता मंदिर, देशनोक बीकानेर के अंदर। जी हाँ, करणी माता मंदिर है, जहां जिसके आप किसका मंदिर भी कह सकते हो? चूहों का मंदिर भी कह सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्म श्री पुरस्कार मिला है? श्रीलाल जोशी दोस्तों, श्रीलाल जोशी किसके लिए जाने जाते हैं? पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, उसके बाद में पद्म श्री मिला है या पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है, ये आपको बाद में पता करना है। पहले ये देखो कि श्रीलाल जोशी है वो कौन से कला के अंदर आते हैं, कौन से कला सेक्टर के अंदर उन्होंने अपना योगदान दिया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है फड़ कला के अंदर जो है इनका योगदान रहा है भाई, बिल्कुल। काबा करनी, हाँ, मोहनलाल मीणा ये बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो 77 के अंदर जो राइट आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है? फड़ पेंटिंग वाला जो है उसके लिए इसके पद्म श्री पुरस्कार मिला है। अगला देखिए दोस्तों, रानी दादी सती माता का मंदिर कहां, किस जिले के अंदर स्थित है? यानी कि सती माता जो है इनका मंदिर कहां स्थित है? राजस्थान के अंदर। जी हाँ दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन था और इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो रहने वाला है झुंझुनू के अंदर। कहां पर है रानी दादी सती माता का मंदिर? झुंझुनू के अंदर है भाई। अगला देखिए, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो चित्तौड़ किले का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया है? वीर विनोद नामक पुस्तक की बात की जा रही है, जो कवि राजा श्यामल दास की पुस्तक है दोस्तों। और ये जो निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया जाता है वीर विनोद के अकॉर्डिंग? इसका राइट आंसर रहेगा ए, चित्रांगद मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा? चित्रांगद मौर्य के द्वारा। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पुस्तक और उसके लेखक के निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको यह ढूंढना है कि अगर पुस्तक और रचनाकार या लेखक दिया गया उनमें से एक गलत है यहां पर, और यह भी आपको सीधा सीधा आ जाएगा भाई, अपने क्लास के नोट्स के बाहर कुछ भी नहीं है, यह मैं आपको और कह देता हूं। पुस्तक और उसके लेखक के निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हरि केली नाटक है विग्रहराज चतुर्थ का, बिल्कुल है भाई। गोरा बादल री चौपाई है, हेमरतन सूरी की है, बिल्कुल है। रसिक प्रिया महाराणा कुंभा के द्वारा लिखी गई टीका है, बिल्कुल। और आनंद विलास हरिभूषण के द्वारा नहीं लिखी गई है, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो डी, आनंद विलास हरिभूषण। ये जोड़ा यहां पर जो है वो गलत है भाई। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है। राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला, जी हाँ, इसका विस्तार बताना है आपको। तो राजस्थान के अंदर अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार आपने आज तक ये पढ़ा होगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, लेकिन इसके अंदर दिशा नहीं पूछी है कि कौन सी दिशा से है, बस आपको विस्तार बताना है। तो विस्तार के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर ये रहेगा भाई बी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। राजस्थान के अंदर अरावली का विस्तार यही है। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये अरावली का विस्तार है भाई। अगर सही डायरेक्शन में पूछ लिया जाता तब फिर आपका ऑप्शन यहां पर जो है ये फिट नहीं बैठता, ध्यान रख लेना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किनमें 56 का मैदान स्थित है? राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जिनके अंदर 56 के मैदान को जो है स्थित है? राजस्थान में 56 का मैदान कहां स्थित है भाई दोस्तों? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आना चाहिए आपको। और 56 का मैदान जो राजस्थान के अंदर स्थित है दोस्तों वो है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर। कहां पर है? प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, इसका राइट आंसर रहेगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संप सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? संप सभा, बिल्कुल, बहुत इजी क्वेश्चन है जी, बताइए। संप सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो संप सभा की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा की जाती है? गोविंद गिरी के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? गोविंद गिरी के द्वारा की जाती है भाई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए,
जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है? राजस्थान के अंदर पशुधन का कितना प्रतिशत पाया जाता है? जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं भाई दोस्तों। हाँ जी, बिल्कुल डी जो बता रहे हैं बहुत अच्छा आपका आंसर है भाई। हाँ जी, तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत पाया गया है? इसका आंसर दो भाई। अब दो ना आंसर, क्या हो गया? इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वो रहने वाला है बी। 14.29% जो है वो क्या है? पशुधन है। कहां पर? राजस्थान के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। राजस्थान में कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। सांगानेर, जयपुर, अकोला, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और लाकेरी, बूंदी। तो दाबू प्रिंट तो आपको अच्छी तरीके से याद होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर रहने वाला है सी, अकोला, चित्तौड़गढ़। अकोला, चित्तौड़गढ़। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ था? मंडन किसका दरबारी विद्वान है भाई? मंडन बिल्कुल आपको आना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। मंडन आएगा भाई, आपको आएगा बिल्कुल। किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ था भाई? तो मंडन जो है वो किसके दरबारी विद्वान के अंदर आता है? महाराणा कुंभा। 86 का राइट आंसर होने वाला है ए, महाराणा कुंभा। जी, अगला देखिए भाई। भारत के बाजरा उत्पादक राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? बाजरा के लिए, ठीक है, राजस्थान की अगर बात की जाए बाजरा उत्पादक के अंदर, तो ये कौन सा स्थान रखता है भारत के अंदर? जी, 87 यानी बाजरा उत्पादक में राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? वो है भाई आपका पहला स्थान रखता है भारत के अंदर राजस्थान बाजरा उत्पादन के अंदर। जी, बिल्कुल पहला, सुमन जाट। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए। किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई है? राजस्थान के अंदर प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना कहां की गई थी भाई? बिल्कुल, किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना की जाती है? तो कृषि बैंक की स्थापना राजस्थान के अंदर जो की जाती है वो 1904 के अंदर की जाती है, डीग भरतपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों। हाँ, अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित नर जातीय समूह में से कौन मुख्यतः चिरी नृत्य प्रस्तुत करता है? चिरी नृत्य का संबंध कौन सी जाति से है भाई? तो चिरी नृत्य का जो संबंध है वो गुर्जर जाति से है भाई। हाँ, चिरी नृत्य बिल्कुल गुर्जर जाति। हाँ, और आपने पढ़ा होगा चिरी नृत्य की नृत्यांगना फलकूबाई। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना, बिल्कुल जो दोस्तों इसका राइट आंसर भी आपका जो है रहने वाला है वो क्या रहेगा? सुमन जाट, ऐसा तो कुछ नहीं, आप अपनी क्वालिटी बढ़ाओ या इसको फुल स्क्रीन पे करो भाई। राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना जो है दोस्तों वो है बी, गंगा नहर परियोजना। राजस्थान की पहली सिंचाई जो है परियोजना मानी जाती है। राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राजस्थान की किसान आंदोलन देखने हैं और उनके जो कुछ नेतृत्व करता है वो देखने हैं और आपको बताना है कि इसके अंदर से कौन सा सुमेलित नहीं है। 91 में तो राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
साधु सीताराम बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर थे क्या? थे भाई। रामनारायण चौधरी बेंगू किसान आंदोलन में थे क्या? थे। चौधरी यासीन खां अलवर के अंदर जो किसान आंदोलन होते हैं, मेव किसान आंदोलन, उसके अंदर था चौधरी यासीन खां, बिल्कुल था। जी हाँ, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, भोजी लंबरदार गरसाना किसान आंदोलन। गरसाना किसान आंदोलन जो है पानी की समस्या से जो है समस्या से संबंध रखता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था 2014 के अंदर, और वो उसका जो उस समिति का जो है हेड कौन था, किसके नेतृत्व में इस समिति का गठन किया गया था भाई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपको बताना है। अगर आपको आता है तो, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, मैं बताऊंगा। लखन गुजर चाकसू से नमस्कार। जी हाँ, कनकावती धरती, कनकावती की नगरी से मैं भी आपको नमस्कार करता हूं, और बहुत अच्छा लगा कि आप वहां से जुड़े हो हमारे साथ। लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो वो किया गया था भाई नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता के अंदर। किसकी अध्यक्षता में? नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता के अंदर एक समिति का गठन किया गया था। किसके लिए? लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, आज का जो आपका क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट रहा है उसके अंदर ये पूछा है नहीं है, नहीं है। ये की पॉइंट होते हैं दोस्तों, जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तभी आपको अंडरलाइन कर लेना चाहिए, अभी पूछ क्या रहा है। तो स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीद जिनका संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है वो देखना आपको। सागरमल गोपा जैसलमेर से थे, प्रताप सिंह बारठ शाहपुरा से है, रूपा जी धाकड़ बेंगू किसान आंदोलन से है, नानक जी भील डूंगरपुर से नहीं है भाई। ये भी हाडोती के अंदर अपने किसान आंदोलन के जागरूक रहे हुए हैं, और नानक जी भील जो है झंडा गीत गाते हुए शहीद हो जाते हैं देवीलाल गुर्जर के साथ में। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर रहने वाला वो बी रहने वाला है। ठीक है, हाँ, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। नानक जी भील और नाना भाई, याद रखे, नाना भाई अगर जाते हैं तो उधर फिर रास्तापाल कांड याद आता है। ठीक है दोस्तों, हाँ। अगला देखिए, राई बुढ़िया खेला पात्र का संबंध किससे है? राई बुढ़िया, गेर, गौरी, भवई और गरबा। जी सुमन जाट, बिल्कुल आप आंसर सही दे रहे हो भाई। राई बुढ़िया खेला पात्र का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों वो रहने वाला बी, गौरी। ये हमारे स्टूडेंट का पेपर है, बिल्कुल बहुत अच्छा, दिल खुश कर दिया आपने, हाँ बहुत अच्छा भाई। राई बुढ़िया खेला पात्र का संबंध जो है वो किससे है? गौरी से है। निम्नलिखित में से किस स्थान से 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू हुआ था भाई? हाँ, 1885 के अंदर अंग्रेजी साप्ताहिक एक पत्र चला था, समाचार पत्र, जिसका नाम था राजस्थान टाइम्स। और ये कहां से शुरू होता है? लक्ष्मण दास शुरू करता है अजमेर से। कहां से करता भाई? अजमेर से। इसका राइट आंसर रहेगा बी, अजमेर। लॉक कर दो भाई, बिल्कुल राइट आंसर है, सटीक आंसर है। हाँ, कहीं झांसे में मत हो आप। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया था? पृथ्वीराज रासो जो किताब है, ग्रंथ है, ये किसकी है जी? हाँ जी, पृथ्वीराज रासो जो है ये किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? यह है चंद्रबरदाई का। किसका है? चंद्रबरदाई का, जो पृथ्वीराज चौहान थर्ड का दरबारी विद्वान था भाई। ठीक है, इसकी रचना शुरू करता है चंद्रबरदाई और इसको पूरा करता है जलन, जो किसका पुत्र था? चंद्रबरदाई का। हाँ जी। अगला देखिए 97 वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आए भाई साहब, कल वर्ल्ड कप के अंदर या तो इंडिया टीम ने जीव कुछ किया था, आज जो है जीव कुछ करने वाली जो यूनिवर्सिटी है वो है वर्धमान। हाँ, ऐसा पेपर देते हैं। लोंगेवाला वॉर मेमोरियल कहां विकसित किया गया है? बताइए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर। चलो, लोंगेवाला वॉर मेमोरियल जो है ये कहां पर डेवलप किया गया था? ये किया गया था जैसलमेर के अंदर। बिल्कुल राइट आंसर है भाई इसका, जैसलमेर। अगला देखिए 98, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर क्या है? बिल्कुल भाई, महिला लिटरेसी रेट पूछी गई है राजस्थान की 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जी। और आनी चाहिए भाई आपको, बिल्कुल पढ़ाया होगा आपको क्लास के अंदर, और ऐसा है नहीं कि यहाँ जो कोचिंग के नोट्स है उनके बाहर कुछ भी गया हो, बिल्कुल बाहर नहीं गया भाई। और इसी प्रकार सीईटी राजस्थान पुलिस
जो आपके एलडीसी के है, रीट के है, जो भी बैच है उनके अंदर भी बिल्कुल वैसा ही सटीक जो है सिलेबस कवर करवाया जाता है और वहीं से आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं भाई, ध्यान रख लेना। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर जो है वो थी 52.12 सी। इसका राइट आंसर रहने वाला है भाई 52.12%। अगला देखिए, किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार कहा जाता है? लो भाई, इतने अच्छे अच्छे और इतने इजी क्वेश्चन आए हैं आपके। हाँ जी, बिल्कुल सुमन, लखन, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बताया भाई, बिल्कुल। हाँ जी, 99वां जो क्वेश्चन है, किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार कहा जाता है? शेषनाग का अवतार कल्ला जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? कल्ला जी को। बिल्कुल भाई। हाँ विद्या पांचाल, आप पीछे चल रहे हो, अभी चंद्र बरदाई है ना। हाँ, और अंतिम क्वेश्चन देखिए जीके का, राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध है? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताने भाई दोस्तों आपको, राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध है। और अगर मैं आप इन खनिजों की बात करते हैं दोस्तों, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर जो रहेगा वो बी रहेगा 79। और वैसे अगर खनिज देखे जाए तो टोटल 81 प्रकार के हैं। कितने कितने प्रकार के हैं? 81 प्रकार के जो है खनिज है भैया, ध्यान रखना। इक्यासी प्रकार के टोटल खनिज है, ठीक है। हाँ, अब इसके सटीक आसपास में जो है वो 79 है, तो आपका राइट आंसर ये रह जाएगा भाई। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल। अब आपके सामने जो क्लास आ रही है, शिक्षण अभिक्षमता एवं अभिवर्ती जी टीचिंग एप्टीट्यूड जो है लेने आ रहे हैं आपके लिए वापस धर्मराज जी सर। जी हाँ दोस्तों, तैयार रहो, जुड़े रहो, जाना नहीं है कहीं। हाँ भाई नमस्कार, जो भी नए जुड़े हैं उन सबको। अरे शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग, थोड़े शेयर करो, संख्या उनका बढ़ाओ, मजा आएगा यार। अच्छा पेपर आया आज तो। हाँ, आज तो मजे ही मजे हैं, ट्रॉफी लेके आए हो तुम लोग। करो फटाफट करो, देखे एक बार शेयर वेयर करो यार, थोड़े आदमी तो बढ़ाओ। कोचिंग केकड़ी में है भाई, कालूराम मीणा पूछ रहे हैं कोचिंग कहाँ है। केकड़ी में है भाई, केकड़ी। हाँ, विष्णु क्विन कह रही है एकदम इजी था, बिल्कुल बहुत शानदार पेपर था, इजी था, इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि इतना इजी पेपर आएगा। लेकिन जहाँ पेपर इजी होता है उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम ज्यादा आत्मविश्वासी होकर आते हुए क्वेश्चनों को भी गलत कर देते हैं, और ऐसा जब आप आंसर की मिलाओगे तो आपके साथ जरूर ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन आ रहा था, आपने जल्दबाजी कर दी। तो देखते हैं। हाँ, बढ़ गए आदमी है ना, बढ़ा दो थोड़े और बढ़ा दो यार। चलो करते हैं, शुरू करते हैं ना।
हाँ, आपके शिक्षण अभिक्षमता एवं अभिवर्ती के जो क्वेश्चन है, इसमें बेटा पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में बाधक है। अब इसमें आप देखोगे तो आपको एक ही नेगेटिव चीज दिख रही होगी, अधिक दुश्चिंता। ये सीधा सीधा क्या है, अधिक दुश्चिंता, ये इसका आंसर रहने वाला है। देखो, जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत करके कक्षा के अनुशासन को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप शिक्षक के रूप में क्या भूमिका निभाओगे। अगर इसकी बात करें, तो देखो, छात्रों को कक्षा से निकाल देंगे, नहीं भाई गलत हो जाएगा। उन छात्रों को अन्य से अलग कैसे कर सकते हो आप अलग। अपनी शक्तियों के प्रयोग से विद्यार्थियों को सुधराओगे, अरे भाई नहीं सुधारना। विद्यार्थी तो बिल्कुल अपनी आगे देखो, उन्हें आत्म निरीक्षण का अवसर देंगे और उनके व्यवहार में सुधार करोगे। तो इसका आंसर रहेगा डी। अगर मैं बात करूं एक नेता का होना चाहिए, तो आप भी जानते हो नेता के क्या गुण हैं। जो नेतृत्व करता है वो नेता होता है, वो गतिशील होता है। इसके उदाहरण आपने खूब देखे हैं। तो क्या होना चाहिए, वो स्थायी नहीं होना चाहिए अपनी बात पे, वो अपने संगठन के अनुसार खुद में परिवर्तन करने की क्षमता रखने वाला होना चाहिए। अगर हम आगे की बात करें, बालिका शिक्षा को महत्ता देने का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका जो सही और अधिक सही आंसर रहने वाला है वो है सामाजिक बदलाव में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका। जो अभी जो सामाजिक बदलाव हो रहे हैं उनमें महत्वपूर्ण भूमिका, ये वाला ए वाला आंसर आपका सही रहेगा। बहुत बढ़िया, आपके अच्छे आंसर आ रहे हैं सबके, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो आगे हम बात करें तो लिखित सामग्री का एक अच्छा मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित होना चाहिए। भाई जो भी आपने कोई लिखित सामग्री है उसका जो मूल्यांकन करना है, तो जो कुछ पढ़ा जाता है उसे पुनः पेश करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। विद्यालय मूल से सामाजिक संस्थाएं हैं, विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्थाएं हैं क्योंकि वे हमारी संस्कृति के मूल्यों को संरक्षित और भावी पीढ़ियों में उनका संचार करती है। बहुत बढ़िया आंसर है, ये आंसर रहेगा भाई 106 का। नहीं भाई, एसटीसी वालों के लिए एक पेपर नहीं होगा, रीट प्री तो सबको पास करना है, उसके बाद में मेंस होगा। जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दूं कि जो प्री का जो पेपर होता है बेटा, वो चाहे लेवल फर्स्ट हो या लेवल सेकेंड हो, सबके लिए होता है। अगर आपने एक बार पास कर ली तो पिछली सरकार ने रीट की जो पात्रता है वो आजीवन कर दी है। अगर आपने पहले पास कर ली तो अब दोबारा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पहली बार रीट का एग्जाम दे रहे हो बीएसटीसी करके, तो आपको पात्रता तो पास करनी ही पड़ेगी। हाँ, क्वीन दीदी बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। संजीत, हाँ देखो, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, ये पढ़ने के विकार से संबंधित है। किससे संबंधित है, पढ़ने के विकार से संबंधित है। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है। पढ़ने से संबंधित कोई भी सामग्री हो, चाहे वो पाठ्य सामग्री हो या उसकी पाठ्य सहगामी सामग्री हो, उन सबका बेटा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोग किया जाता है। एक प्रभावी नेता टीम की त्रुटि होने पर एक जिम्मेदार सेनापति होता है। अगर उसकी सेना कोई भी गलती कर देती है तो बेटा उस गलती को उसमें अपने आप पर लेने की क्षमता होनी चाहिए। तो इसका आंसर रहेगा कि वो स्वयं पर जिम्मेदारी लेता है कि मेरे संगठन के किसी सदस्य से कोई गलती हुई है तो ये मेरी गलती है। चलो आगे करते हैं। प्रशंसा का उपयोग करते समय एक अध्यापक कौन सी गलती कर सकता है। अध्यापक से कौन सी गलती होगी, मान लो किसी स्टूडेंट ने कोई गलती की, उसकी असफलता को संतुलित करने के लिए उसकी झूठी तारीफ की जाए, तो यह बहुत बड़ी अध्यापक की गलती हो सकती है बेटा। तो ये इसका आंसर रहने वाला है बी। इस बच्चे ने बहुत ही अच्छा पेपर किया है, प्रत्येक सब्जेक्ट में शानदार क्वेश्चन किए हैं। मैं तारीफ करना चाहूंगा इस बच्चे का। ये अपनी स्टूडेंट है, कोचिंग की स्टूडेंट है, प्रियंका गुजर, उसका पेपर है ये। बहुत शानदार पेपर दिया है इस बच्चे ने। चलो
शिक्षण के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ क्या होता है? वही बेटा, छात्रों की गतिविधियों के, छात्रों को किसके माध्यम से सिखाओगे? गतिविधियों के माध्यम से सिखाओ, यही तो एक अच्छा दृष्टिकोण है। चलो, अनुभव पर आधारित व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? बेटा, अनुभव के द्वारा जो आपके व्यवहार में परिवर्तन आते हैं उसे अधिगम कहते हैं। क्या कहेंगे? अधिगम कहते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एक प्रभावी संप्रेषण के लिए संदेश कैसा नहीं होना चाहिए? वो अनेक अर्थ का नहीं होना चाहिए। जो संदेश दे रहे हो उसका एक स्थायी अर्थ होना चाहिए, अनेक अर्थ का नहीं होना चाहिए। नवीन, मौलिक, उपयुक्त विचारों का कार्य। अरे नवीन और मौलिक, ये किस चीज? मौलिक क्रिया कहां काम आएगी? सर्जनकता में आएगी बेटा। देखो, एक शिक्षक स्वयं और शिक्षक में रचनात्मक कैसे विकसित कर सकता है? एक टीचर है, वो अपने में और बच्चों में नए रचनात्मक जो कार्य है वो कैसे करवाएगा? नए लक्ष्य अगर उनको दे देगा तो हो जाएगा। एक अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने तो क्या करेंगे? अब आपको अपना जो अधिगम है उसको, अपने आप को आपको क्या बनाना है? संप्रेषण को प्रभावी बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? बेटा, विद्यार्थियों का जो अधिगम स्तर है उसको तो देखोगे ना सबसे पहले कि अपने जो स्टूडेंट है उनका लेवल क्या है, उस लेवल के अनुसार बढ़ाओगे। अगर उनको मान लो जोड़ना ही नहीं आता और आप उनको सीधा भाग सिखा रहे हो, तो इसके लिए आपको पहले उनको जोड़ना सिखाना होगा, उनके अधिगम के स्तर को जानना होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी उपलब्धि है जिसमें विश्वसनीयता हो, जिसमें वैधता हो और निष्पक्ष हो, कोई का किसी का पक्ष नहीं लेने वाली हो? तो वो क्या होती है? एक अच्छी प्रशिक्षण की विशेषता होती है। कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य क्या है? कुशल नेतृत्व, अगर आप, जैसे आपने कल देखा होगा, भारत ने वर्ल्ड कप जीता है, तो वो क्यों जीता है? सारी की सारी टीम एक दूसरे के प्रति थी, इसी वजह से जीता है। तो समूह में सामंजस्य होना चाहिए, तभी जाके आपको सफलता मिल सकती है। बालकों में किसी भी व्यवहार के प्रति पूर्व धारणा का विकास। अब बेटा, इसके अंदर देखो, दो आंसर मेरे को लग रहे हैं, एक तो अभिभावक और दूसरा समाज। इन दोनों में से जो ज्यादा है वो मुझे समाज लगता है, क्योंकि जो बच्चे जो पूर्व धारणा देखते हैं, अभिभावक, परिवार एक समाज का पार्ट होता है। समाज में जो गतिविधियां होती हैं हम उसको देखकर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपके गांव में कोई टीचर बन गया तो आपका लगभग मन हो जाता है कि मुझे टीचर बनना है। तो इसमें हम दोनों को देखते हैं, तो देखते हैं क्या आंसर माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि पक्षपात पूर्ण एवं व्यक्तिनिष्ठ हो सकती है? तो जिसमें आप अवलोकन करते हो, किसी के बारे में लिखते हो, तो उसमें आप कई अच्छी चीजों को गलत भी लिख सकते हो और गलत को अच्छी भी लिख सकते हो। 50% महिला आरक्षण से संबंधित अपडेट हो तो बताना। भाई कोई अपडेट नहीं है ना? और 50% आरक्षण मिल गया है, आप आराम से तैयारी करो। हाँ, अभी तक तो यही अपडेट है कि ये 50% आरक्षण इस गवर्नमेंट के राज में तो रहेगा। और कई बेरोजगार संगठन हैं जो अपने स्तर पे प्रयास भी कर रहे हैं, तो बिल्कुल होना चाहिए। देखो, अपनी अपनी सोच है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो कई तरह लगता है कि भाई कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ये सरकार का और संगठन का मैटर है बेटा, इस पे मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। देखो, निम्नलिखित विद्यार्थियों में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए क्या करोगे? सहयोग की भावना, अरे उनको साथ खिला दो, वो एक दूसरे की हेल्प करना सीख जाएंगे। समूह में खेलों का आयोजन। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सीखने के लिए अभिप्रेरणा की सहायक है? देखो, नकारात्मक फीडबैक तो हो ही नहीं सकता। बहुत आसान कार्य दे दोगे, क्या अभिप्रेरणा मिलेगी उनको? प्रयत्नों की अपेक्षा बुद्धि को श्रेय देना। अरे भाई, प्रयत्न को श्रेय दो, बुद्धि को नहीं। तो देखो, स्पष्ट लक्ष्य और दिशा, बिल्कुल अगर ये स्पष्ट लक्ष्य और दिशा का निर्धारण कर देते हो तो बिल्कुल उनको अभिप्रेरणा मिलेगी। यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ साथ एक दिव्यांग छात्र को पढ़ाने का अवसर मिलता है तो आप उसे क्लास में किस प्रकार बिठाओगे? इसने कहा अतिरिक्त समय दोगे, उसके बाद कक्षा में सहानुभूति। अरे भाई, उसको सहानुभूति की जरूरत ही नहीं है, वो बिल्कुल एक पावर हाउस है। विकलांग है तो पैरों से, दिमाग तो बिल्कुल है ही सही ना, तो ये सहानुभूति का काम होगा ही नहीं। देखो, आप सोचेंगे कि उसके भाग्य में क्या? भाग्य, भाग्य जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। मेहनत करने वालों को उतना ही मिलता है जितना
कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। ये मेहनत, भैया मेहनत करोगे तो भाग्य बदलते टाइम नहीं लगता है। उसके लिए आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था कर और सुविधाजनक गति से अध्यापन कराएंगे। ये बिल्कुल ठीक बैठता है मेरी नजर में बेटा। इसमें किसको विकलांग है तो आगे बिठाओ और आगे रहेगा, टीचर की नजर में रहेगा, तो थोड़ा उसका अध्यापन कार्य भी अच्छे से हो जाएगा। शिक्षण विधि के चयन में ध्यान रखना चाहिए किसका? अरे भाई विषय वस्तु का रखोगे, इससे कोई लेना देना नहीं है, उपलब्धि कोई मतलब नहीं है। विद्यार्थियों का जेंडर कुछ नहीं होता है। आजकल तो लड़कियां झंडे गाड़ रही है, तो भैया कौन आएगा? विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षण विधि का चयन करना चाहिए। अगर हम बात करें सृजनात्मकता संबंधित है तो भैया ये अपसारी का मतलब दूर की सोचने वाला है ना। तो ये क्या होती है? आप नई चीज कब बना सकते हो? जब आपकी सोचने की शक्ति बहुत ज्यादा हो। तो कौन सा चिंतन आएगा? अपसारी चिंतन आएगा। कक्षा का माहौल नहीं होना चाहिए। अरे भाई धमकी दोगे बच्चों को तो कल कौन पढ़ने आएगा? अभी अगर मैं आपको धमकाऊं, गलत बोलूं, तो क्या आप ऑनलाइन देखोगे क्या? सीधा सीधा गलत आ रहा है, कौन सा नहीं होना चाहिए, कौन नहीं होगा? धमकी भरा। टोरेंस ने 3 शब्द काम में लिए थे, मौलिकता, लचीलापन और धारा प्रवाहिता। अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा फल के अनुसार उसको आप पदोन्नति देकर, कठोर प्रशासन लगाकर, अच्छा वेतन। अरे ये मायने नहीं रखता है, उसके कार्यों की सराहना करो। उसको बताओ गुरुजी आपने बहुत अच्छा किया है, आपने हमें बीएसटीसी में बहुत अच्छा पढ़ाया, इसीलिए तो आज पेपर अच्छा हुआ है। हाँ, पैसों से सब चीजें थोड़ी तोली जाती है। देखो ग्रीष्म अवकाश में व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस स्थिति में आप एक शिक्षक हो और आपको गर्मियों की छुट्टियां मिली है, लेकिन उसी टाइम आपके पास में डीओ ऑफिस से फोन आ जाता है कि भाई व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम है, उसमें आपको जाना ही पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? कोशिश करोगे कि परिवार को समय दे या फिर वहां जाए? किसी भी माध्यम से व्यावसायिक संवर्धन में बचोगे। ग्रीष्म अवकाश हेतु पूर्व नियोजित कार्यक्रमों को स्थगित एवं व्यावसायिक संवर्धन कार्य में जाएंगे। बिल्कुल सारा काम छोड़ेंगे, पहले अपना काम होना चाहिए। अपना काम पढ़ाना है तो बिल्कुल पहले वो है। मेरे चाहे कितने ही काम आ जाए, अभी सारे छोड़ के पहले कहाँ आया हूं? आपको पढ़ाने हैं। हाँ, आयुष खोट पूछ रहे हैं सर 300 नंबर आ रहे हैं, मिल जाएगी क्या कॉलेज? बिल्कुल भाई, हम मेरिट पे भी चर्चा करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे, है ना। और आपकी जो कैटेगरी है उसके अनुसार बताना एक बार, कैटेगरी कौन सी है आपकी। रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में क्या उचित नहीं है? नकारात्मक टिप्पणी। सीधा सीधा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं नकारात्मक का काम ही नहीं है। आप किसी के बारे में नकारात्मक लिखोगे क्या? WHO द्वारा मूल जीवन कौशल में किसे शामिल नहीं किया गया? तो अंतर्वैयक्तिक संबंध बिल्कुल, समस्या समाधान भी है, आत्म जागरूकता होनी चाहिए, गणितीय कौशल को नहीं लिया गया है। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? बिल्कुल आपका जो पढ़ाया जा रहा है वो बोर करने वाला नहीं होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए। अगर आपकी क्लास बोरिंग है तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे, परेशान रहेंगे, उनका दिमाग दूसरी जगह लगा रहेगा। तो ये क्या होना चाहिए? मनोरंजक, पूरक होना चाहिए। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हो और आपके गुरुदेव आपको बढ़िया बढ़िया वाली कहानियां सुनाते हैं, कभी किसको उठाते हैं तो कभी क्या करवाते हैं, ये आप अच्छे से समझ रहे हो, है ना। एक अध्यापक कक्षा के वातावरण को शुद्ध रखता है क्योंकि शुद्ध मनोस्थिति में विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। बिल्कुल सही आंसर है। क्या गजब आंसर दिए हैं इस बच्ची ने। विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने हेतु कौन सा तरीका उचित है? अरे इनमें से देखो, उसको रटा दोगे तो कितने एक दिन रटने से काम चलेगा भाई। नोट्स दे दोगे, पढ़ना तो उसके हाथ में है। महत्वपूर्ण प्रश्न बता दोगे, अरे प्रश्न बताने से काम एक बार हो सकता है, बार बार नहीं होगा। उससे अच्छा है कि विद्यार्थियों को फीडबैक देना, जो भी उन्होंने सीखा है, क्या उन्होंने सीखा कि नहीं सीखा, नहीं सीखा तो उसे दोबारा सिखाओ। निम्नलिखित में से कौन सा सतत व्यापक मूल्यांकन प्रणाली के मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं है? संज्ञान, मनोशारीरिकी, भावात्मकता और परिवार। कौन नहीं आएगा? परिवार नहीं आएगा बेटा, बाकी स्टूडेंट से संबंधित है। अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है?
ये एक सतत प्रक्रिया बिल्कुल है, इसमें उद्देश्य पूर्ण होती है, बिल्कुल अधिगम परिवर्तन है, बिल्कुल परिवर्तन है। आपने जो भी सीखा है वो वापस बदल सकते हो, नई चीज सीख सकते हो, पुरानी चीज को छोड़ सकते हो। अधिगम क्या नहीं है, परिपक्वता नहीं है, जीवन के किसी भी काल में सीखा जा सकता है। ऐसे कई उदाहरण है। कोई फिक्स आयु नहीं है कि आप 15 साल तक सीखोगे, 30 साल तक सीखोगे, 50 तक सीखोगे, नहीं। जीवन के किसी भी कालखंड में आप जब चाहो जब सीख सकते हो। निम्न में से कौन सा कथन सृजनशील व्यक्ति के बारे में गलत है? तो सृजनशील व्यक्ति के बारे में गलत, अस्पष्ट विचारों में, अरे गलत विचारों में रुचि नहीं दिखाते हैं। क्या बोला है? सृजनशील व्यक्ति अधिकतर पारंपरिक होते हैं। अरे नहीं, पारंपरिक नहीं होते हैं ये तो नया सोचने वाले होते हैं, ये तो नया सोचने वाले होते हैं। पारंपरिक का क्या काम? छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है यदि माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए कि वे बिल्कुल बच्चों की प्रगति के बारे में, आपको आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो अभिभावक अगर वहां जाएंगे, अपने बच्चों के बारे में टीचर से पूछेंगे, तो टीचर जो उनकी कमियां हैं उससे भी अवगत कराएगा कि ये घर पे नहीं पढ़ रहा है, किसके इसमें कमजोर है, इसको इस चीज में ज्यादा पढ़ाने की आवश्यकता है। तो बिल्कुल अक्सर वहां जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता को विद्यार्थियों में प्रोत्साहित करता है? कौन करेगा बेटा? देखो, व्याख्यान सृजनात्मकता का कोई मतलब नहीं है, आज्ञाकारिता कुछ नहीं होता, अनुशासन का कोई मतलब नहीं, मस्तिष्क उद्वेलन क्या आएगा? हाँ, एक अध्यापक की सर्वाधिक रुचि होनी चाहिए विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में। बहुत बढ़िया आंसर है। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता किसे देंगे? बच्चों को आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक चिंतन के विकास करोगे, समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण कराओगे, धीमे अधिगम वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के समक्ष लाने हेतु प्रयास करोगे, और बच्चों में श्रेष्ठ अध्ययन आदतों के विकास को। हाँ, तो इसमें से क्या प्राथमिकता किसको देनी है? तो इसका जो आंसर है बेटा, आंसर वैसे देखा जाए तो आलोचनात्मक और वैज्ञानिक चिंतन का विकास करना सही होना चाहिए, लेकिन फिर भी देखते हैं इसमें क्या रहता है। बिल्कुल, अगर आपको गलत पढ़ाया जा रहा है तो आपको उस पर टीचर से बात करनी चाहिए, कि आलोचना करनी चाहिए। आपको नहीं आ रहा है तो बिल्कुल उस पर बात करनी चाहिए। एक नई गति विधियों और उत्पादक कार्यों में संलग्न के लिए पहल को प्रोत्साहित करने के लिए एक अध्यापक को विद्यार्थी को स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दिखाने का मौका देता है। बिल्कुल, हाँ, तेलेस पूछने उसमें बिल्कुल अभिप्रेरणा आएगी भाई। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कारण है वो अभिप्रेरणा होती है। अगर आपको किसी सीखने के लिए अभिप्रेरणा की जरूरत है तो आप सुविधाएं नहीं देखते, आप कोई वातावरण नहीं देखते हो, बिल्कुल आप पढ़ सकते हो। अगर आप में उस चीज को, लक्ष्य को पाने की ललक है, बिल्कुल आप उसके प्रति अभिप्रेरित हो तो। हाँ, मैराथन से बहुत क्वेश्चन मिले हैं, बहुत बढ़िया भाई। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन ये चल ही रहा है? महात्मा गांधी ने किस शिक्षा की बात की है? शिक्षा पद्धति, बुनियादी शिक्षा की बात की है। किस प्रकार का नेतृत्व विद्यार्थियों को समुचित वृद्धि एवं विकास में बहुत अनुकूलित और सहायक हो सकता है? बिल्कुल लोकतांत्रिक होना चाहिए, सत्तावादी, नौकरशाही या प्रबंधकीय नहीं होना चाहिए। एक अध्यापक पाठ के पूरा होने की एक परीक्षा लेता है तो वह परीक्षा कहलाती है मूल्य परीक्षण, अभिवर्ती इकाई परीक्षण और ज्ञान परीक्षण। बिल्कुल इनमें से देखते हैं, या तो इसमें बेटा ए रहने वाला है या इसमें बी, और मुझे जहां तक लग रहा है तो इसमें बी ही माना जाएगा। और आपको कोई बेटर लगता है इसमें तो आप बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो। यदि कोई छात्र नियमित रूप से गृह कार्य करके नहीं ला रहा है, इस स्थिति में आप क्या करोगे? बिल्कुल उसके कारण को जानना जरूरी है कि वो क्यों नहीं कर रहा है। यदि एक विद्यार्थी देर से आता है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? जब आपका कालांश पूर्ण हो जाए उसके बाद उसका कारण जानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको घर भेज दो,
प्रधानाध्यापक को सूचित करो या देर से आने पर ध्यान ही नहीं दे। सही आंसर कौन सा रहेगा? बी रहेगा। और एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वह विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करे। बिल्कुल सही आंसर है ये। तो ये आपके शिक्षण के हाँ, ये आपके शिक्षण के प्रश्न थे। अब जो आगे जो आपका सब्जेक्ट आने वाला है वो सब्जेक्ट होगा हिंदी। तब तक आप देखिए, 2 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक, पानी वानी पी लेता हूं मैं, फिर आपके लिए हिंदी की क्लास शुरू होने वाली है। चलो मैं एक बार आप सबके कमेंट देख लेता हूं। ओबीसी आयुष, तो बिल्कुल जल्दी मैं वीडियो लेके आऊंगा, किसकी कितनी मेरिट रहने वाली है आपको कनकावती के चैनल पे मिल जाएगी। थोड़ा इस पे बात करेंगे। बेटा ऐसे डायरेक्ट अगर मैं आपको तुक्के लगा के बता दूंगा तो वो गलत हो जाएगा। पहले एक बार इस पे सोचेंगे, समझेंगे, फिर आपके लिए मैं वीडियो जरूर लेके आऊंगा। अभी तक जो स्टूडेंट एग्जाम देने गए वो भी नहीं आए हैं, अभी सब स्टूडेंटों से बात होगी। हो सकता है जो चीज आपके लिए आसान है वो किसी और के लिए मुश्किल हो जाए, तो पहले एक बार पेपर का लेवल अच्छे से देख के फिर बाद में वीडियो बनाया जाएगा। हाँ, पेपर इजी था, कट ऑफ 400 प्लस रहेगी, सवाई राम जी कह रहे हैं। सर रीड ऑनलाइन कोर्स, बिल्कुल भाई जल्दी शुरू होने वाला है। आपके लिए हम कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन कोर्स लेकर आए हम। तो चलो आपके लिए इंग्लिश वाले सर आ गए हैं, चलो हिंदी करवा देते हैं। चलो पहले हिंदी कर लेते हैं, फिर लास्ट में सर इंग्लिश करवा रहे हो या लेट कराओगे? चलो बेटो, चलो पहले हिंदी कर लेते हैं। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? किरण, रश्मि, अंशु, कुल, तट, किनारा, केवट, नायक, मल्हार। तो कौन सा रहेगा बेटा? वायस, कोकिल और कुंतल रहने वाला है। निम्न में से शक्ति के उपासक को शिव कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? शिव कहते हैं। नहीं, गलत है, शाक्त कहेंगे बेटा। शिव के उपासक को शिव कहते हैं और शक्ति के उपासक को शाक्त कहते हैं। विष्णु के उपासक को वैष्णव कहते हैं। अगर हम बात करें कि लोको उपयोग में कौन सी संधि है, तो सीधा सीधा ऊपर देखो, एक ही मात्रा आ रही है, गुण संधि हो जाएगी। निम्न में से भाववाचक तद्धित प्रत्यय कौन सा है? शौकीन हो जाएगा, शौक से बना है, शौकीन। उसके बाद हम बात करें निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम का दर्शन पाकर अहिल्या धन्य हुई। बाड़ा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से गर्दन नीचे हो गई। ये तो नहीं होगा। इस चिकित्सालय में सर्वो उत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा होती है, तो ये भी नहीं होगा। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, तो इसका आंसर एक बार कमेंट कर दो, आपकी नजर में क्या रहने वाला है। देखो कमेंट करो एक बार, फिर देखते हैं इसको। आज अपने हिंदी के विशेषज्ञ नहीं है, इस वजह से मुझे करवाना पड़ रहा है। हाँ, तो एक बार कमेंट कर दो आप। चलो इसका जो आंसर रहेगा बेटा वो रहेगा कि भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। निम्न में से पारसी उपसर्ग से कौन सा नहीं बना है? ना, कुछ, गेर, ये तो होते ही है, कौन नहीं है?
दूर नहीं है। निम्न में से बिछोना में कौन सा प्रत्यय है? ओना प्रत्यय है। निम्न में से शुद्ध कौन सा है? तो शुद्ध कौन सा होगा बेटा? मैं 178 की बात करूं तो उसमें शुद्ध होगा डी। कौन सा होगा शुद्ध? अशुद्ध कौन सा होगा? डी होगा। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, अयोग्य व्यक्तियों को कीमती वस्तु मिलना, तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? दो को जोड़ने वाला कौन सा है? मैं दिल्ली गया और मेरी पत्नी आगरा। आंखों से परे को क्या कहते हैं? परोक्ष कहते हैं। निम्न में से कौन सा विलोम शब्द नहीं है? तो विलोम शब्द कौन सा नहीं होगा? श्लाघा प्रशंसा नहीं होगा। लो गुरु। चालू हो गया। Good evening, all the students. We will solve English paper of BSTC 2024. We are connected now. Passage is to avoid the various foolish opinion to which mankind is prone. No superhuman genius is required. इसका हिंदी अनुवाद ये होता है कि इसका हिंदी अनुवाद होगा कि विभिन्न प्रकार के जो मूर्खतापूर्ण ओपिनियन है वह मानवता के लिए प्रॉन है। नो सुपर ह्यूमन जीनियस इज रिक्वायर्ड, यानी कि किसी भी सुपर ह्यूमन का अर्थ होगा कि यहाँ पर जो अमानवीय जो व्यक्ति होगा उसके लिए क्या 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 है? ये रिक्वायर्ड है। ए फ्यू सिंपल रूल्स विल कीप यू। ए फ्यू सिंपल रूल्स विल कीप यू, यानी कि कुछ सामान्य नियम जो तुम्हारे लिए होंगे। नॉट फॉर ऑल एरर्स, ये सभी ऑल एरर्स के लिए नहीं है, ये सभी ऑल एरर्स के लिए नहीं है। बट फ्रॉम सिली एरर्स इफ द मैटर इज वन दैट कैन बी सेटल्ड बाय ऑब्जर्वेशन, मेक द ऑब्जर्वेशन योरसेल्फ। तुम्हें स्वयं इसका ऑब्जर्वेशन करना होगा। एरिस्टॉटल कुड हैव अवॉइडेड द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग
दैट वुमेन हैव फ्यूअर टीथ देन मैन। ये कहना चाहता है कि यहाँ पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के पास में ज्यादा दांत हैं। बाय द सिंपल डिवाइस ऑफ आस्किंग मिसेस एरिस्टोलो के कहने पर टू कीप हर माउथ ओपन व्हाइल ही काउंटेड, he did not do so because he thought he knew, thinking that you know when in fact you don't is a fatal mistake to which we are all prone। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। वी विल सॉल्व व्हाट फैटल मिस्टेक मोस्ट द पीपल मेक, यानी कि सबसे जो व्हाट फैटल मिस्टेक यानी कि कौन सी फैटल मिस्टेक थी जो कि मनुष्य के द्वारा की गई थी। इसके अंदर देखिए मेक जजमेंट, थिंकिंग दैट दे नो व्हेन इन फैक्ट दे डोंट, कमिटिंग सिली एरर्स, ऑब्जर्वेशन थिंग्स फॉर देमसेल्फ। इसके अंदर ऑप्शन बी आएगा कि थिंकिंग दैट दे नो व्हेन इन फैक्ट दे डोंट। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज द राइटर थिंक ऑफ एरिस्टोलो। एरिस्टोलो राइटर के बारे में क्या सोचता था। अकॉर्डिंग टू अवर पैसेज ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ही हैड ग्रेट ऑब्जर्वेशन, यानी कि उसका बहुत ही महान यानी कि ग्रेट ऑब्जर्वेशन था, उसका बहुत ही अच्छा आकलन था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सी 153, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड सिली एरर्स, यानी कि क्या सिली एरर्स को यानी कि उनको अवॉइड करने के लिए क्या जरूरी है। सुपर वुमन जीनियस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, काउंटिंग वन थीथ या ऑब्जर्वेशन वन सेल्फ। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा व्हाट विच काइंड इज प्रोन नो सुपरमैन जीनियस इज रिक्वायर्ड। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स यानी कि जो असाधारण जो विचार होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स इज ए करेक्ट आंसर ऑफ बी। इसको ऊपर कैसे करना है, ऐसा यहां से हो गया अभी खुद से हुआ है। 154, फाइंड आउट द वर्ड विच करेक्ट स्पेलिंग। कॉन्फिडेंस की हमारे को करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट, कॉन्फिडेंस CONFIDENC। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल आर्टिकल। हमें आर्टिकल लगाना है। दियर इज खाली जगह फिश इन द बोतल। देखिए शुरुआत के अंदर मैंने आपको सिखाया हुआ है हमेशा आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू फिश, अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन, आर्टिकल ए इज द करेक्ट। दियर इज ए फिश इन द बोतल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। शुरुआत के अंदर ए आएगा, सेकंड ऑप्शन इसका बी रहेगा। खाली जगह एक्टिंग, आमिर खान इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क विथ इन बिसाइड और ऑन। देखिए आमिर खान जो ये पहले से ही सोशल वर्किंग के अंदर क्या था, इंटरेस्टेड था। तो बावजूद किसके, एक्टिंग के। मैंने आपको बिसाइड और बिसाइड्स के यूज सिखाए हुए हैं, बिसाइड एंड बिसाइड। ऑप्शन बी आएगा बिसाइड्स, यानी के अलावा या के बावजूद। के अलावा या के बावजूद इसका हिंदी अनुवाद होगा बिसाइड्स एक्टिंग। एक्टिंग के अलावा आमिर खान जो है ये सोशल वर्किंग में भी इंटरेस्टेड था। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस। हमें करेक्ट सेंटेंस बताना है। शी हियर्ड द गुड न्यूज, शी वाज हैप्पी, यानी कि उसने गुड न्यूज सुनी और वह खुश थी। ऑप्शन देखना पहला, शी हियर्ड द गुड न्यूज एंड शी वाज हैप्पी। हियरिंग द गुड न्यूज शी वाज हैप्पी टू हियर द गुड न्यूज। ऑप्शन डी, व्हेन शी हियर द गुड न्यूज शी वाज हैप्पी। देखिए इसके अंदर ऑप्शन सी आएगा हमारे पास में कि शी वाज हैप्पी टू हियर, वह खुश थी सुन के, क्या सुन के, द गुड न्यूज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएगा हमारे पास में लेजी का हमारे को एंटोनिम बताना है, यानी कि इसका विलोम बताना है। स्लो, लेथार्जिक, फुल एंड एक्टिव। तो लेजी यानी आलसी, एक्टिव का मतलब होता है स्फूर्तिवान, सक्रिय, स्फूर्तिवान। नेक्स्ट 159, प्लीज गिव मी खाली जगह मिल्क। देखिए यहां पर आया है मिल्क। मिल्क इज अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन होने पर ए और एन तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। यहां पर हम फ्यू का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये न के बराबर को बताता है। इट इज ए राइट आंसर। ए यहां पर क्या होगा, राइट आंसर होगा कि गिव मी सम मिल्क, यानी कि मुझे थोड़ा दूध दे दो। बुला रही हो ना, सर को बुलाना, सर को बुलाना।
चल रहा क्वेश्चन नंबर 160 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सेंटेंस, यानी कि इन चारों में से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है वो बताना है। बॉयज लाइक स्विमिंग, देखिए बॉयज इज ए प्लूरल, तो स्विमिंग लाइक्स तो वैसे भी नहीं आएगा। सीता लाइक टू स्विमिंग, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बी ऑप्शन भी कटा। दे लाइक्स, दे इज ए प्लूरल, तो लाइक्स भी कटा। अकॉर्डिंग टू एलिमिनेशन ट्रिक ऑप्शन सी इज द करेक्ट। डू यू लाइक टू प्ले बैडमिंटन, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। 161 करेक्ट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस। somebody who reads all time, वह व्यक्ति जो हमेशा पढ़ता रहता है, बुक वन, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट। नेक्स्ट, इट इज अ क्वेश्चन टैग। दिस सूप इज वेरी हॉट, खाली जगह, हमारे को यहाँ पे क्वेश्चन टैग लगाना है। अकॉर्डिंग टू आवर ऑप्शन मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव, अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग बनेगा हमारा पॉजिटिव। हमारा क्वेश्चन जो है ये पॉजिटिव है, तो इसीलिए ए यानी कि ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इजंट इट। अगला देखिए, एट द मिसिंग लिंक, आई वंडर खाली जगह, शी मीन्स व्हाट, हाउ, व्हेन एंड विच। इसके अंदर ये कंट्रोवर्सी के अंदर ये क्वेश्चन, अकॉर्डिंग और ऑप्शन हमारे हिसाब से ए सही होना चाहिए, हम इसको बाकी इसमें चेक करेंगे। नेक्स्ट, शी खाली जगह इंग्लिश वेल एंड कैन आंसर ऑल माई क्वेश्चंस। देखिए हमारे पास में मैंने आपको बताया कि जब भी मॉडल कैन आता है तो हमेशा टेंस प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट टेंस के अंदर हम मॉडल कैन का इस्तेमाल करते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन शी इज ए सिंगुलर, नोज इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 165 न्यू फर्नीचर वर ऑर्डर्ड फॉर द प्राइमरी क्लासेज। हमारे क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट है वो है न्यू फर्नीचर। फर्नीचर ऑलवेज यूज सिंगुलर, मैंने बताया हुआ है फर्नीचर ऑलवेज यूज सिंगुलर, तो यहां पर वर्क का यूज नहीं किया जाएगा, इट इज ए ग्रामेटिकल एरर, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 166 आई खाली जगह राइट 10 पेजेस सिंस ब्रेकफास्ट। देखिए मैंने सुबह से, ब्रेकफास्ट से, सिंस फॉर का यूज हुआ है हमारे वाक्य के अंदर, हमारा टेंस परफेक्ट में आएगा, इसीलिए आई के अनुसार हम लगाएंगे हैव, आई हैव रिटन, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ इनडायरेक्ट स्पीच। शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई सा द फिल्म लापता लेडीज यस्टरडे। देखिए हमारे वाक्य के अंदर सेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं, सेड का सेड रहेगा, डेट का डेट रहेगा, आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, शी का शी रहेगा। अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, इट मींस पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल होने पर हम पास्ट परफेक्ट कर देते हैं, हमारे को हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, मैंने आपको बताया हुआ है हमारे को हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, लेकिन यहाँ पर किसी भी ऑप्शन के अंदर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं तो हम सा का सा ही रहने देंगे, इट मींस वर्ब की सेकंड फॉर्म ही रहने देंगे, या तो इसके अंदर आपको बोनस मिलेगा या फिर ऑप्शन सी सही माना जाएगा। जिसने ऑप्शन सी किया है उसका करेक्ट होगा, अदरवाइज इसमें आपको बोनस दिया जाएगा। आइडेंटिफाई द टेंस, हमारे को टेंस पता करना है। शी हैज बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स इन द स्कूल, फॉर 10 ईयर्स। देखिए हमारे वाक्य के अंदर सिंस फॉर का यूज हुआ है, फॉर, इट इज ए पीरियड ऑफ टाइम, ओके। तो यहां पर हमारे पास में टेंस कौन सा आ जाएगा, हैज बीन होने पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट, सिनोनिम बताना है हमारे को जेंटल का। जेंटल का मतलब होता है नेक या अच्छा, जेंटल का मतलब होता है नेक या अच्छा, इसका सिनोनिम पर्यायवाची बनाना है, इसका ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। सॉफ्ट, सॉफ्ट इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फिलर, द स्टूडेंट डिसएग्रीड खाली जगह टीचर। देखिए मैंने आपको बताया एग्री और डिसएग्री के साथ में ऑप्शन डी यानी कि विथ, प्रीपोजिशन विथ का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। द स्टूडेंट डिसएग्रीड विद द टीचर, ओके। ऑल द स्टूडेंट्स, ये अपना इंग्लिश का पेपर सोल्व हो गया है।